छात्रों, आज हम अज्ञे जी द्वारा लिखित मौत की घाटी में यात्रा व्रत की चर्चा करेंगे। इसके सारांश की बात करेंगे। इस पर ये प्रश्न बनता है कि मौत की घाटी में यात्रा व्रत का सारांश लिखिए या बताइए। तो आइए छात्रों, आज हम इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कविता, निबंध, आलोचना, यात्रा वृत्तांत आदि क्षेत्रों में लेखनी चलाकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। यात्रा वृत्तकार के रूप में अज्ञे जी का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। आपने यात्रा संबंधी 2 प्रमुख पुस्तकों की रचना की है। अरे या यावर रहेगा याद, जो 1953 में प्रकाशित हुई, और दूसरी एक बूंद सहसा उछली, जो 1965 में प्रकाशित हुई। अरे यायावर रहेगा याद में अज्ञे जी ने भारतीय यात्राओं का विशद चित्रण किया है, तो एक बूंद सहसा उछली में यूरोपीय देशों की यात्राओं का वर्णन किया है। अरे यायावर रहेगा याद 8 यात्रा व्रतों का संग्रह है। इसमें आपने परशुराम से तुरखम, एक टायर की राम कहानी, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, एलोज, माझली, बहता पानी, निर्मल सागर, सोवियत संघ, मेखलित, कन्याकुमारी से नंदा देवी आदि यात्रा वृत्तांत संकलित किए हैं। मौत की घाटी में आपका चर्चित यात्रा व्रत है। इसमें अज्ञे जी ने मनाली के सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही रोहतांग का चित्रण भी किया है। इस यात्रा व्रत का सारांश हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मौत की घाटी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने मनाली के सौंदर्य एवं
रोहतांग का चित्रण किया है। वे मनाली पहुंचते हैं और मनाली पहुंचने पर जब वे दीवार पर दृष्टि डालते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है 6 मेमोरेबल डेज एंड नाइट्स। पहले तो वे इस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन फिर वे इस बात को समझ लेते हैं कि 6 स्मरणीय दिन और रातें, और वे विचार करते हैं कि आखिर लिखने वाले ने 6 दिन ही क्यों लिखे, 6 रातें ही क्यों लिखी। यदि मैं लिखता तो लिखता कि चिर स्मरणीय सौंदर्य के बीच में मैंने 6 दिन बिताए। उसके बाद कवि अपने अध्ययन में लग जाता है। वह लिखते लिखते थक जाता है और उसके बाद वह शाम के समय टहलने के लिए निकल पड़ता है। और शाम के समय टहलने के बाद जब वापस आता है तो उसे अंधेरा हो जाता है और वह देखता है कि गांव के लोग अग्गे जी के लिए टकटकी लगाकर एक तीखी दृष्टि से देख रहे हैं और रात्रि के समय गांव के ही लोग उसके मकान पर पत्थरों की बौछार कर देते हैं। पहले तो कभी कुछ समझ नहीं पाता। उसके बाद अग्गे जी बैनन साहब से इस विषय में बातचीत करते हैं तो वे बताते हैं कि इस घर में पिछले साल कुछ लोग आए थे और उन्होंने स्त्रियों से छेड़छाड़ की थी। इसी कारण से इस घर में ठहरने के कारण इन गांव वालों को पुरानी बातें याद आ गईं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया है। अगले दिन बैनन साहब गांव के मुखिया से परिचय कराते हैं। अग्गे जी मुखिया के साथ साथ गांव के अन्य लोगों से भी बातचीत करते हैं और बातचीत करने पर स्थिति एकदम नॉर्मल हो जाती है, स्थिति सामान्य हो जाती है, क्योंकि गांव से ही एक लड़का लौकी, करेले, शहद आदि चीज़ें लेकर उनके पास पहुंचता है। 2-3 दिन बाद एक व्यक्ति उनके पास और आता है जो वहाँ का निवासी नहीं लगता है और वह कहता है अग्गे जी से कि अगर आप कोई मन में वासना लेकर आए हैं तो उसकी पूर्ति भी मैं यहाँ करा सकता हूँ। ये सुनकर अग्गे जी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे मना कर देते हैं, लेकिन उस विषय को सोचने पर वे मजबूर हो जाते हैं कि मैदानी भागों के जाने वाले लोग वहाँ किस प्रकार गंदगी छोड़ आते हैं। उसके बाद अग्गे जी मनाली से रोहतांग
के लिए जाते हैं। मनाली से रोहतंग 13-14 मील है। पहला पड़ाव कोठी अथवा राहला पर होता है जो 8 किलोमीटर है। अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए 12,000 फुट की ऊंचाई पर वे पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि वहां केवल बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। और इतनी ऊंची पहाड़ी पर जब वे पहुंचते हैं वहां पर सर्द हवाएं चलने लगती हैं और वे हवाएं इतनी ठंडी और बर्फीली होती हैं कि अज्ञे जी का सारा शरीर एकदम जकड़ जाता है। खैर उसके बाद लाहौल के सिविल सर्जन भी नीचे लौट रहे थे। उन्होंने उनको देखा और अज्ञे जी को अपने साथ लेकर आते हैं, उनका उपचार कराते हैं। तो रोहतांग का जो अनुभव है उस अनुभव के आधार पर वे इसे मौत की घाटी नाम देते हैं। तो इस प्रकार मौत की घाटी में मनाली, रोहतांग आदि के विषय में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं उनका वर्णन अज्ञे जी ने किया है। मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।